गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय 5 मिनट सीरीज। 5 मिनट में हम 20 कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन और दी कल्चर, सो दैट आपकी तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड हो। पहले डिस्कस करते हैं पॉलिटी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कमेटी वाला, पब्लिक अकाउंट कमेटी। 3 तरह की कमेटी होती हैं। दूसरी होती है एस्टिमेट कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, सारे लोकसभा से ही आते हैं। पीएससी की बात करें तभी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे 100 ईयर्स कंप्लीट हुए 2021 में। और ये अपने अथॉरिटी कहाँ से ड्रॉ करती है? आर्टिकल 105, जहाँ पे प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर्स, जिसमें इंडिविजुअल प्रिविलेज एज वेल दी कलेक्टिव प्रिविलेज मेंशन होते हैं। दूसरा आर्टिकल 118, जहाँ पे पार्लियामेंट के पास रूल मेकिंग पावर होती है। जो भी पार्लियामेंट में कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है, रूल्स और प्रोसीजर होता है, वो 118 में मेंशन है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट को ट्रेस कर सकते हैं 1921। उस टाइम पे जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999, उस टाइम पे पहली बार इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये 1 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाती है अंडर द रूल 308। इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? जो चेयरमैन होता है उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, इसलिए ये ओनली डिसीजन होते हैं इसके एडवाइजरी होते हैं, बाइंडिंग नहीं होते। मेंबर कितने होते हैं इसमें? टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इसमें कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर इलेक्ट नहीं किया जाता। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री में। मुंडा रिबेलियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी न किसी रिबेलियन या ट्राइबल मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और ये किसके द्वारा लीड था? बिरसा मुंडा, जो कि बहुत ही अच्छे ट्राइबल लीडर हैं। और ये अकेले ट्राइबल लीडर जिनका पार्लियामेंट में स्टेचू भी बनाया हुआ है, और जनजातीय दिवस भी इनके नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साउथ ऑफ रांची 1899 से 1900 के टाइम पे इसको स्टार्ट हुआ था। और क्या क्या उसके कारण थे? 4-5 कारण थे उसके। सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स की लैंड की पॉलिसी थी, आपको पता है ब्रिटिशर ने लैंड के ऊपर काफ़ी डिफरेंट टाइप के रूल बनाए थे, उसके कारण इनका ट्रेडिशनल सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा। दूसरे हिंदू लैंडलॉर्ड और बाकी मनी लैंडर थे, वो इनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे। मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। 1833 एक्ट, मतलब 1833 में लेजिटिमाइज हो गया था। 1813 में इनको आना स्टार्ट हो गया था क्रिश्चियनिटीज़ को। और इसको उल गुलन और ग्रेट टुमुल्ट भी बोला जाता है। 2020 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि उल गुलन और ग्रेट टुमुल्ट कौन से रिबेलियन से रिलेटेड? तो मुंडा रिबेलियन उसमें ऑप्शन में राइट ऑप्शन है। और ये जो बाहर वालों में बोलते थे डीकू, जो बाहर से लोग हैं, यूरोपियन हैं, उनको भगाने के लिए उसके अगेंस्ट में इन्होंने अपना वाइट फ्लैग रेज किया। वाइट फ्लैग सिंबल था कि बिरसा राज, ये बिरसा राज है। और बिरसेट सेक्ट भी फॉलो करते थे, उनका धर्म भी बिरसेट था। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि इसके बाद में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आ गया 1908 में, जिसमें जो ट्राइबल की लैंड है वो कोई और बाहर वाले लोग, डीकू जो बाहर वाले लोग हैं, वो नहीं ले सकते। दूसरा क्या, इससे पता चला कि ट्राइबल पीपल के अंदर में इतनी कैपेसिटी है कि वो ब्रिटिश चाहे कितना ही बड़ा राज हो, अगर इनजस्टिस है तो उसके अगेंस्ट में फाइट कर सकते हैं। और 15 नवंबर को इसी बात पर बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कालबेलिया डांस। इसको क्यों चुना? क्योंकि डिफरेंट टाइप के हमारे फोल्क डांस भी हैं, अदर डांस भी हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या है? कालबेलिया अपने आप में, जो कालबेलिया कम्युनिटी एक शेड्यूल ट्राइब राजस्थान में, उसकी एक्सप्रेशन को दर्शाने के लिए कालबेलिया डांस होता है। और कहाँ से रिलेटेड है? राजस्थान से है। और ये यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो 2010 में शामिल किया गया था। पहले आईसीएच की बात करते हैं कि आईसीएच में हमारी टोटल 14 है, जिसमें लेटेस्ट में अभी दुर्गा पूजा को, उससे पहले नवरोज़, फिर योगा, ये सब पूरे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और ये किसके ऊपर होते हैं? हमारे कल्चर को, हिस्ट्री को, इंपॉर्टेंस को, कम्युनिटी को, इसको दर्शाने के लिए। अब डांस की बात करते हैं। डांस में काफ़ी स्वेरलिंग, मतलब घूमने वाले मूवमेंट होते हैं, और जो देखने वाला उसको बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो कालबेलिया कम्युनिटी है, बहुत ही इसको, मतलब डांस को सेंसुअस, मतलब काफ़ी प्लेजरस मूवमेंट इसको बताया जाता है। और इसमें इतना जॉय होता है कि इनके कालबेलिया का इंटीग्रल पार्ट कहा जाता है। और क्या यूनिक फीचर है? कई बार क्या होता है, डांस के यूनिक फीचर पूछ लेते हैं कि इसमें जो वीमेन है उसी के द्वारा डांस परफॉर्म किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आदमी क्या करते हैं? आदमी म्यूजिक प्ले करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट और ड्रेस की बात कर लेते हैं कि वीमेन जो पहनती हैं ब्लैक स्कर्ट पहनती है, डांस वाली वो पहनती हैं, और जो सांप का मूवमेंट होता है उसी टाइप का ये मूवमेंट करते हैं। और आदमी एक खंजारी टाइप का और पुंगी नाम का कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको प्ले करते हैं म्यूजिक वाला। और ये वाला इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा कि सांप को पकड़ने के लिए, नागिन वाली मूवी देखना, उसमें देखा ना नागिन, तो उसको पकड़ने के लिए जो पुंगी का इस्तेमाल किया जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल आदमी करते हैं। जो डांसर होते हैं ट्रेडिशनल टैटू का डिज़ाइन बनाते हैं, ज्वेलरी, गारमेंट होते हैं, काफ़ी रिच एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं। क्या क्या होता है उसमें? स्मॉल मिरर होते हैं, सिल्वर के थ्रेड होते हैं। और ये लोग नोमैडिक लाइफ जीते हैं, शेड्यूल ट्राइब में इनका मेंशन है। और कौन कौन सी इनकी पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है? अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में। और इसके अलावा फोल्क डांस कौन से? राजस्थान के घेर है, घूमर है, भवई है, कच्छी, घोड़ी, ये सब उनके बाकी फोल्क डांसेज हैं।
एनवायरनमेंट, फिशिंग कैट वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार हर बार एक नए क्वेश्चन किसी स्पीसीज पे आता ही है। तो ये क्या होती है, जो घर में हमारी बिल्ली होती है उससे थोड़ी सी बड़ी होती है। नॉकटर्नल है, नॉकटर्नल क्या है, जो रात को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। ये नॉट ओनली फिश पे नहीं, बाकी जैसे फ्रॉग पे भी, स्नेक पे भी, बर्ड्स पे भी, स्कैवेंजर्स पे भी, इन सब पे भी अपना गुजारा करती है, मतलब इन पे अटैक करती है। और ये पूरे साल अपनी ब्रीडिंग करती है। और मेनली क्या रहता है, डेंस वेजिटेशन में रहती है, पानी के नज़दीक रहती है, और बहुत तगड़ी एक्सीलेंट स्विमर है। मतलब आप देखो कि फिशिंग कैट वहाँ पे स्विमिंग करती है। और ईस्टर्न घाट में भी ये पाई जाती है, मेनली ईस्चुअरी फ्लड प्लेन में होती है, मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट में। और फिशिंग कैट के इनहेबिट चिल्का लैगून। चिल्का लैगून क्या है, चिल्का लैगून अपना वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट लैगून है, और ये काफ़ी फेमस है। ये रामसर कन्वेंशन का ही पार्ट है। इरावदी डॉल्फिन यहाँ पाई जाती है, काली जेल टेम्पल भी यहाँ पाया जाता है। अब फिशिंग कैट की बात करते हैं। सुंदरबन इन द वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। उसके अलावा फिर उड़ीसा के कोरियंगा में, और कृष्णा मैंग्रोव ऑफ आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसका एसेंस क्या है, वल्नरेबल। अपेंडिक्स 2 साइट्स के अपेंडिक्स 2 में 1 में नहीं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इसको पाया जाता है। जियोग्राफी में बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर, हर बार किसी न किसी रिवर के ऊपर क्वेश्चन आया था। 2022 में इंदस, झेलम, चिनाब, रावी, बास, सतलुज में सतलज के ऊपर क्वेश्चन था। 23 में भी क्वेश्चन था। सेम ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कैलाश रेंज ऑफ द तिब्बत फ्रॉम द चेम्योंगदोंग, ये एक ग्लेशियर का नाम है, वहाँ से होती है। और ब्रह्मपुत्र के डिफरेंट नेम है। यारलुंग शाम को इसको तिब्बत में बोलते हैं, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र इन असम, जमुना इन बांग्लादेश। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, लेफ्ट और राइट बैंक, कोई भी एक याद कर लोगे, दूसरी अपने आप उसमें आपको याद हो जाएगी। दिहांग, लोहित, धनसरी, कपिली, दीकू, केलोंग, इसके आप एक्रोनिम बना सकते हो। इसकी लेफ्ट बैंक है। और कमेंग, मनस, सुबानसरी, तीस्ता राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तीस्ता बहुत न्यूज़ में रहती है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता वाटर डिस्प्यूट है, जो अभी तक सोल्व नहीं हुआ। रिवर की लेफ्ट राइट कैसे होती है, जैसे रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होती है उसके वहाँ से काउंट होता है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ऐसे उनकी ट्रिब्यूटरीज को माना जाता है। और जब भी रिवर इंडिया में एंटर करती है तो सादिया अरुणाचल प्रदेश में लोकेशन, वहाँ से एंटर करती है। और असम में कहाँ पे, डुबरी। और जो नेशनल वाटरवेज है 2, वो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। और एक और इम्पोर्टेंट, जो मजूली है, जो लार्जेस्ट रिवर्स आइलैंड है एशिया का, वो भी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। इकोनॉमी बात करते हैं। इकोनॉमी के तो हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक क्या होते हैं, जो आरबीआई लाइसेंस ग्रांट करती है, वो 2 तरह की बैंकिंग को करती है। एक होते हैं यूनिवर्सल बैंक, जैसे आप एसबीआई की बात कर लो, वो होता है यूनिवर्सल बैंक। दूसरा डिफरेंशिएटेड बैंक, जो पर्टिकुलर किसी पर्पज़ के लिए उसको स्टैब्लिश किया जाता है, तो डिफरेंशिएटेड बैंक कहते हैं, मतलब उसकी सर्विस थोड़ी अलग होंगी। अब क्या क्या सर्विस अलग होगी, जो पेमेंट बैंक है उसको डिफरेंशिएटेड में काउंट किया जाता है। ये जितनी सर्विसेज जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो नहीं दे सकते, क्योंकि उतना उसके पास में पावर नहीं। जैसे ये लेंडिंग नहीं कर सकता, डिपॉजिट की 1 लाख की लिमिट है, बाकी बैंकों में लिमिट नहीं होती। ये डेबिट कार्ड दे सकती है, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती, मतलब यहीं से कनेक्ट करोगे, लेंडिंग नहीं कर सकती, मतलब क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती। ये डीडी, डिमांड डिपॉजिट होता है, वो एक्सेप्ट करती है। टाइम डिपॉजिट, इसमें क्या फ़र्क होता है, ये थोड़ी जैसे आपको टाइम आएगा, वो फॉर एग्जांपल 3 साल 4 साल के लिए होगा तो टाइम डिपॉजिट हो गया। डिमांड डिपॉजिट जब आपकी मर्जी हो तो आपको डीडी को विड्रॉ कर सकते हो। ये अपनी सब्सिडरी सेटअप नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस जो एनबीएफसी होता है, एनबीएफएस होता है, वो एक्टिविटी नहीं कर सकता। और कौन सी कमेटी, डॉक्टर नचिकेत मोर कमेटी ने इसको रिकमेंड किया है, क्योंकि अभी यूपीएससी ने सिंपल आरआरबी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, तो पेमेंट बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये था हमारा आज का 5 मिनट डिस्कशन। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।